अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और आप लोगों की आराह का भी बहुत शुक्रिया। मैं गुज़श्ता दिनों अपने पुरानी कैसेट्स कुछ देख रही थी अपनी लाइब्रेरी में, तो एकदम अचानक बहुत ही अहम नाम मुझे नज़र आया, और वो है बलूचिस्तान के सियासी रहनुमा प्रिंस मोहिउद्दीन बलोच का। और उनकी ये आवाज़ इस वक्त मैं आपको सुनवाती हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान के तकरीबन जो हालात उस वक्त थे और जिस पर उनसे उस वक्त मेरी गुफ्तगू हुई, उनमें शायद ही कुछ तब्दीली आई हो। और प्रिंस मोहिउद्दीन बलोच मई 2021 में इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे। बड़े सग़ीर में जो अशराफिया की एक रिवायत थी और दस्तूर था, उसी के तहत प्रिंस मोहिउद्दीन ने भी अपनी बेशतर तालीम बैरून मुल्क हासिल की। इसीलिए वो बलूचिस्तान में सियासी हालात की बेहतरी के बहुत ज़्यादा दायी थे, और इसी कोशिश में वो जनरल ज़ियाउल हक़ की काबीना में वज़ीर भी रहे। प्रिंस मोहिउद्दीन से मेरी मुलाकात कराची में हुई थी, और ये गुफ्तगू जो इस वक्त आप सुनेंगे, इसमें वो बलूचिस्तान के हालात पर बहुत ही ज़्यादा दुखी नज़र आए। बलोच साहब, मुझे ये समझ में नहीं आता कि मरकजी हुकूमत का इसमें क्या मफाद है, अपने एक सूबे को पीछे रखकर, पसमानदा रखकर, जबकि उन्हें भी ये अंदाज़ा है कि एक सूबे की पसमानदगी और फ्रस्ट्रेशन से पूरा मुल्क मुतासर हो सकता है। तो ये क्या मफाद है? आया ये मरकजी हुकूमत का मफाद है या इसके पीछे कोई और हाथ है? देखिए, आपको पता है कि हमारे मुल्क जो हैं, हम हर 14 अगस्त को और हम 23 मार्च को बड़े बड़े अखबारों में सप्लीमेंट निकालते हैं, मगर हमारा जो मुल्क की पॉलिसियां हैं, ये कोई सबूत इसकी अभी पड़ती जा रही है कि ये पूरे मुल्क जो हैं पूरे आज़ाद नहीं, इनको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ये अपने ऊपर नहीं चलते। लेकिन रीज़न फेडरल गवर्नमेंट का यही है। मिस सफदर, मैंने आपको बताया बलूचिस्तान एक ख़जाना है। बलूचिस्तान अगर मैं आपकी उंगलियों में गिनूं, आपका टाइम, आप इसका गैस देख लें, आप इसका मार्बल देख लें, आपको पता है सारा ईंट अमूमन जो पंजाब में भट्टे हैं, सब 90% बलूचिस्तान के कोयले से जाके बनता है। बलूचिस्तान का पत्थर इस्तेमाल होता है सिंध और पंजाब में रोड बनाने के लिए। यहाँ की मछली, यहाँ का सब्जी, यहाँ का आलू, यहाँ का प्रोडक्शन टोटल, यानी इसके बेनिफिट्स फेडरल गवर्नमेंट को जा रहे हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट को ये खतरा है कि ये बलूच नेशनलिस्ट हैं ही ऐसे इंस्टिंक्टिवली, ये अगर तालीम पाएंगे, खुशहाल होंगे, मुलाजतों में आएंगे, हो सकता है कि ये अपने वो पुराने अपने स्टेटस को याद रखते हुए ये हमसे हो सकता है कि कहीं जुदा होने का ये लोग न सोचें। और ये एक गलत पॉलिसी है, 45 साल ने दिखाई है। मगर अगर ये पॉलिसी बदली नहीं है तो इसलिए जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फिर मामला कुछ टू लेट ही न हो जाए। आपने फरमाया कि बहुत अमीर सूबा है, जाहिर है कि बहुत है। ये बताइए कि मरी से तेल क्यों नहीं निकाला जा रहा? मरी इलाका जो है वो पिछले जब मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, वहाँ मिलिट्री ऑपरेशंस बड़े सख्त हुए थे, और वहाँ के लोगों में एक आप क्या कहते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन और एक गुस्सा और एक जज्बा मौजूद रहा है। तो मरियों ने वहाँ ये समझा कि भाई जैसे सुई से बुगटी इलाके से गैस निकाला, बुगटी बेचारे वही गरीब के गरीब हैं, और सारा पाकिस्तान जो है केमिकल्स बन रहे हैं, चूल्हों में जल रहा है, तो हमारा मरी का तेल निकालेंगे वही हाल होगा। तेल तो मरी का निकालेंगे, मरियों को कुछ नहीं मिलेगा। तो जब तक एक नेशनल बलूच पॉलिसी पे एक दफ़ा जब तक इत्तेफाक नहीं हुई, तो मरी अपना तेल निकालने के लिए नहीं छोड़ रहे हैं। एक नजरियाती इख्तिलाफ होता है फौजी हुकूमत और सिविल हुकूमत के दरमियान। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने फौजी हुकूमत में वजीर बनना क्यों पसंद किया? मैं फौजी हुकूमत में भी रहा हूँ, और मैं जमहूरी हुकूमत में भी वजीर रहा हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल जमहूरी हुकूमत में भी वजीर रहा हूँ। जब फौजी हुकूमत से मेरा कुदरती फौज से एक ताल्लुक़ रहा है, ये मैं आपको बताऊं, और वो ये कि जब पुरअमनी हमने बहाल की बलूचिस्तान में 1976 में, वो भुट्टो साहब के दौर में, तो फौज का एक चीज़ मुझे पसंद आया, ये जो कहते हैं ये करते हैं, और इनमें कुछ डिसिप्लिन है, और इनके साथ
فوج کے ساتھ جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کی وہ تقریباً ماشاءاللہ 15-16 سال چلی. تو فوجی حکومت نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ دیں گے تو ہم بلوچستان میں ڈیولپمنٹ کریں گے. انہوں نے کر کے دکھایا. بجلی کا، ٹیلی کمیونیکیشن کا، ملازمتوں کا، یعنی ہر فیلڈ. پہلے دفعہ ہے کہ وفاقی اداروں میں بلوچ بھرتی ہونے لگے، بلوچ آنے لگے، خود آرمی میں آنے لگے. اب یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ تھیوری میں کیا ہے، بٹ پریکٹیکل میں ابھی آج کل ہماری آپ کے جمہوری حکومت ہے. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں جمہوری حکومت ہے. جمہوری حکومت لوٹ مار میں پڑی ہوئی ہے. تھوڑی بہت جو غریب ملک ہے اس کا یہ بچا کچا بھی یہ لوٹ کے کھا رہے ہیں. اگر ہم اس سے خوش ہوں کہ جمہوری حکومت ہے تو پھر اس سے عام آدمی کو فائدہ نہیں ملے گا. میں صفدر میں حکومت میں رہا ہوں، یہ آپ کو میں کہوں گا، آپ کے ناظرین کو کہوں گا، ویسٹرن ورلڈ کو یہ کہوں گا، ایک چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ دا میجورٹی آف دا پیپل ایک علاقے میں کاؤنٹ کرتے ہیں. پاکستان میں آپ کو فیکٹس بتاؤں، 80% لوگوں کو تعلیم، پانی، بجلی، روڈ اور آپ کے ہسپتال کے فیسلٹیز بالکل نہیں ہیں. ایک بھوکے آدمی کو آپ کہیں کہ بڑی خوشیاں مناؤ کہ تم جمہوریت میں ہو، اس کو وہ چیز کچھ فائدہ نہیں دے گا. وہ ذرا رزلٹ دیکھنا چاہے گا کہ میرا لاٹ بہتر ہو. تو فی الحال پرفارمنس فوجی نے سویلین سے بہت حد سے زیادہ دکھایا ہے. دس از اے فیکٹ. تو ہمارے لیے فوج نے کام کیا، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. جمہوریت والوں نے ابھی تک بلوچستان کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو ہم مجبور ہیں اس کی ہم تعریف نہیں کر سکتے. فیکٹس آر فیکٹس، ہاؤ دے ساؤنڈ وہ کچھ اور بات ہے. اور ہمارے تو اپنی ریاست میں پاکستان کے بغیر ایک ہاؤس آف کامنز اور ایک ہاؤس آف لارڈ تھا. ہم تو جمہوریت کے فیور کے ہیں، یہ آپ غلط نہ سمجھیے. میرا کریونگ جو ہے وہ سیاستدان کے ساتھ ہے. پاکستان میں بدقسمتی سے صحیح لیڈر اور صحیح سیاستدان اس ٹائم نہیں آیا ہے. سیاستدانوں سے فوجیوں کی کریڈیبلٹی پاکستان کے عوام میں اور پاکستان کے لوگوں میں زیادہ ہے. دیکھیں آپ نے بولا انہوں نے کیا بیج بویا. منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم انہی کا چلتا آ رہا ہے. لوکل باڈیز الیکشن انہی فوجیوں نے کرایا ہے. تو فوج کا کافی کردار رہا ہے. میں یہ بات جانتا ہوں، ہمیں جب پرابلمز بھی آئے، لڑے ہیں بھی، ہم فوج کے ساتھ لڑے ہیں. فوج بھی ہمارے ساتھ لڑا ہے، ہم نے بھی فوج کے ساتھ لڑا ہے. تو میں کوئی فوجی کا کوئی خاص ایسے چمچہ نہیں ہوں، آپ یہ بات ضرور یہ سمجھیں. مگر میں کہتا ہوں فیکٹس شوڈ بی اسپوکن. سیاستدان سے فوجی بہتر ہیں، البتہ مارشاء اللہ سے جمہوریت بہتر ہے. بلوچوں کو مضبوط کرے. پاکستان میں سب سے بیکورڈ لوگ پنجاب ہو، سندھ ہو، کراچی ہو. ابھی آپ میں صفدر یہاں آئے ہیں، آپ کو بڑا افسوس ہوگا، یہ انٹرنیشنل شہر ہے. یہاں سب سے بیکورڈ لیاری کے اندر بلوچ رہتے ہیں. ان کو پینے کا اس انٹرنیشنل شہر میں پانی نہیں ہے، جبکہ اور ایسے محلے یہاں ہیں جہاں جھیلیں بنائی گئی ہیں پانی میں، وہاں لوگوں کے بچے جا کے کشتی چلاتے ہیں. تو اس پاکستانی کو افسوس نہیں ہو کہ مجھے پینے کو پانی نہیں ہے اور یہ جھیل بنایا ہے کراچی کے بیچ میں اور اس میں کشتی چلا رہا ہے. تو یہ دیکھ کے تو فوج کو میں اپیل کروں گا، فیڈرل گورنمنٹ کو اپیل کروں گا، جس نے بھی سننا ہے ایز اے بلوچ یہ اپیل کرتا ہوں، ایز این آرگنائزڈ بلوچ. ابھی یہ کہ بلوچ رابطہ اتفاق تحریک کو جو آگے لے جائے گا، جو بلوچوں کو بڑھائے گا، ہم اس کو اپنا دوست سمجھیں گے، خواہ وہ جو بھی ہو. اچھا بلوچوں کے بارے میں مشہور ہے کہ بہت بہادر قوم ہے، لیکن فوج میں اتنی کم تعداد کیوں ہے بلوچوں کی؟ دیکھیں میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. تاثر یہ ہے کہ بلوچ فوج جوائن نہیں کرنا چاہتے. نہیں، وہ تاثر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں بلوچ کے اوپر یہ فوج میں ہم نے جائزہ اس کے لیا. افسر لیں گے فوجی تو بلوچ جانے کو تیار ہے. کچھ اس کو اورینٹیشن تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ لیول آف فوج میں جو ISSB میں جانا ہے، امتحان ہے، وہ کافی ہائی. امتحان کے لیے نہیں ڈرتے، لیکن اس کی جو پریپریشن ہے وہ کس ٹائپ کی. لوگوں میں جو لوور رینکس ہیں، مثلا جیسے سپاہی ہے، اس رینک میں اس لیے دشواری پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس گلف نزدیک ہے. عمان میں زیادہ اس کے آرمڈ فورسز جو ہیں وہ بلوچ اس میں ہی جاتے ہیں. تو وہاں کے جو ذرا مکران سے نزدیک بھی ہے اور وہاں اس کے پیز اور فیسلٹیز بھی بہت زیادہ ہیں، تو ان پہ جب پریشر اتنا ہے کہ وہ وہاں زیادہ چلے جاتے ہیں اور یہاں اتنے زیادہ نہیں رہتے ہیں. البتہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کوشش کریں کہ فوج میں آئیں، مگر فوج میں ابھی تک زیادہ لوگ آنے میں کامیابی نہیں ہوئی ہے. یہ صحیح کہتے ہیں. تو
आपने ये भी फरमाया कि हम औरतों को साथ लेके चल रहे हैं अपनी तहरीक में, जबकि आपके कबायली निज़ाम में ऐसी कोई रिवायत पहले से मौजूद नहीं थी. आपने ये फैसला कैसे किया और क्या सोच कर किया? मैं तो ये कहूँगा कि आजकल का जो दौर है, ये कोई कहता है साइंस का दौर है, कोई कहता है क्या का दौर है. मैं कहता हूँ ये जो है ये औरतों का दौर है. ये जो 20वीं सेंचुरी है और हमारे माशरे में औरत एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है. आप देखें, घर को औरत चलाती है हमारे जैसे मुल्क में, और ज़राअत में उनका दखल रहता है, और जो वो क्या कहते हैं नशो नुमा, वो बच्चे को पालने में उसी का ही दखल रहता है. और आप ये हैरान होंगे कि ये हमारे सियासी जो ये हालत बलूचिस्तान में 20-30 साल, ये स्टूडेंट्स की गिरफ्तारियां, हर रोज़ आप पढ़ रहे हैं कॉलेजेस बंद हैं, इसमें एक चीज़ ये इनकलाब कुदरत की तरफ से आया कि औरतों के कॉलेजेसों में झगड़े नहीं तो वो तालीम उन्होंने हासिल की. अभी मैं आपको अगर बताऊं, मकरान में, केच में, तुरबत में कोई अस्पताल नहीं था. अभी मेरे अपने एक नौजवान रिश्तेदार, वो गई है, एक लड़की है और नौजवान, और उसने कॉलेज, उसने एक अस्पताल खोला है, केच मेडिकल सेंटर उसका नाम है. आप कभी जाएं, वो लोगों को भी फैसिलिटी मिल रहा है और कामयाबी से चल रहा है. तो औरतों ने ये तालीम हासिल किया. दूसरा, औरतों में ये जज्बा इस टाइम काम का ज़्यादा है बलूचियत के लिए. मेरी जो यहाँ की सरबराह हैं मिस हुस्न बानो बलोच, आप उनके साथ बात करेंगी, आप देखेंगी. तो मैंने, हाँ, कंजर्वेटिव हम कहते हैं बलोच औरत आए पर्दे में रहते हुए, औरत अपना काम करे, मर्द अपना काम करे, लेकिन औरतों को उनको बाकायदा जो है, आप बड़ी खुशी होगी कि हमारी जो हुस्न बानो बलोच साहिबा हैं, वो बाकायदा उन्होंने जब ये काम शुरू किया तो मैंने कहा भाई हम बलोच हैं, आप मैदान में आ रही हैं, औरत है तो ये टफ वफ है, तो कुछ आपको एक ज़रूर अपना पिस्टल साथ में उठाना पड़ेगा. ये एक ट्रेडिशन है बलोच का, ऐसे नहीं कि खुदा खास्ता. तो वो बीच पे गई और ये समंदरी बीच, और उन्होंने फायरिंग भी की, तो उन्होंने कुछ ट्रेनिंग भी हासिल की और माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं. हम और मर्द और औरत बराबर हैं. इनमें पहले जिम्मेवारियां मर्दों पे ज़्यादा थी क्योंकि ज़्यादा हार्ड लाइफ था, लड़ाई का ज़माना था, पैदल था, घोड़ा था. आजकल साइंटिफिक दौर है, एक औरत और एक मर्द मेरे ख्याल में कंप्यूटर को इजीली चला सकते हैं. कंप्यूटर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसको औरत चला रहा है या मर्द चला रहा है. सर, उन्होंने सियासत में आने का फैसला किया तो आपने उनसे कहा कि गोली भी चलानी पड़ेगी, ये क्यों? नहीं, मैंने गोली नहीं कहा. मैंने कहा आप सियासत नहीं, आप एक तहरीक में आ रही हैं, आप एक बलूच हैं. तो जैसे कि आप जानते हैं सब बड़ी कौम में, अंग्रेज़ों में, जर्मन में जब तकलीफ़ आती है तो औरतें भी अपने मर्दों के शाना बशाना इस चीज़ में वो क्या हिस्सा लेते हैं, और वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए. फर्दर मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन कई जगह गए हैं, उन पे 1-2 दफ़ा फायरिंग भी हुई थी. और फिर 90% लोग अच्छे हैं, 1-2 जो बुरे हैं उनको ज़रा डिटरेंट होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ऐसे ऐसा औरत के ऊपर मतलब ऐसे डिस्करेज करने की कोशिश करेंगे तो वो भी आर्म्ड हैं. वो भी आपने बड़ा हौसला किया, क्योंकि आपके जो सूबे में जो माशरा है वहाँ तो औरत का बाहर निकलना ही जो है वो पसंद नहीं किया जाता बिल्कुल नहीं. बलोच देखिए, मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि ठीक है हमारा माशरा एक कबायली माशरा है, लेकिन आप देखते हैं वहाँ मर्द और औरत शाना बशाना मतलब काम करते हैं, और उनका जो रिवायत है वो तालीम में भी आप देखें. हमारी औरतें अभी बाकायदा जहाँ भी स्कूल्स, रियासत कलात के वक्त में, कलात में स्कूल्स थे, गर्ल्स स्कूल्स थे. मेरे वालिद मरूम ने आज से 60 साल पहले औरतें की तालीम को राइज किया. उस बलूच औरत को अपना टैलेंट दिखाने में पहले मौका नहीं मिला है, तो हमने उनको इस राब्ते में एक मौका दिया. अफसोस कि प्रिंस मोहिउद्दीन बलूच अपनी ज़िंदगी में बलूचिस्तान के हालात बेहतर होते हुए नहीं देख सके. इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़.